नमस्कार, प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज आयोजित साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग में पश्चिम एशिया की स्थिति, दक्षिण चीन सागर, पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर, खाड़ी देशों के साथ भारत के संबंध, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नीरव मोदी के प्रत्यर्पण, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, पासपोर्ट व्यवस्था सहित अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर भारत का पक्ष विस्तार से रखा। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत की विदेश नीति का मूल आधार संवाद, कूटनीति, अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान और वैश्विक शांति तथा स्थिरता है। पश्चिम एशिया में लगातार बिगड़ती स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित और निर्बाध नौवहन तथा व्यापारिक गतिविधियों का जारी रहना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इससे पूरी दुनिया की आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा जुड़ी हुई है। उन्होंने बताया कि संयुक्त अरब अमीरात के निकट 2 जहाज़ों पर हुए हमलों में एक भारतीय नागरिक की मृत्यु हो गई, जबकि कई अन्य भारतीय घायल हुए हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर है। इस घटना के बाद भारत ने ईरान के उप मिशन प्रमुख को तलब कर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की और इन हमलों की कड़ी निंदा करते हुए अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि भारत ने स्पष्ट किया है कि ऐसे हमले तत्काल बंद होने चाहिए। साथ ही सभी पक्षों से संयम बरतने, तनाव कम करने तथा बातचीत और कूटनीति का रास्ता अपनाने की अपील की गई है, ताकि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता सुनिश्चित हो सके। दक्षिण चीन सागर के मुद्दे पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत का रुख पहले से स्पष्ट और सर्वविदित है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभी समय के अनुरूप नौवहन और वायुयान संचालन की स्वतंत्रता, समुद्र के वैध उपयोग तथा निर्बाध व्यापार को बनाए रखना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि समुद्री विवादों का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप होना चाहिए। उन्होंने 10 वर्ष पहले दिए गए मध्यस्थ न्यायाधिकरण के फैसले को महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताते हुए कहा कि यह संबंधित पक्षों के बीच विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का महत्वपूर्ण आधार है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शनों पर रणधीर जायसवाल ने कहा कि वहां की स्थिति पाकिस्तान द्वारा दशकों से किए जा रहे व्यवस्थित शोषण, बुनियादी अधिकारों से वंचित रखने और अवैध कब्जे वाले क्षेत्रों में प्रशासनिक दमन का परिणाम है। उन्होंने आरोप लगाया कि स्थानीय लोगों की वास्तविक शिकायतों का समाधान करने के बजाय पाकिस्तान अत्यधिक पुलिस बल का प्रयोग कर रहा है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आग्रह किया कि वह इन गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों और कृत्यों के लिए पाकिस्तान को पूरी तरह जवाबदेह ठहराए। विदेश मंत्री की हाल की खाड़ी यात्रा का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि विदेश मंत्री ने कतर, कुवैत, बहरीन और ओमान की यात्रा के दौरान वहां के शीर्ष नेतृत्व और अपने समकक्ष मंत्रियों से व्यापक बातचीत की। इन बैठकों में व्यापार, ऊर्जा, निवेश और पश्चिम एशिया की वर्तमान स्थिति प्रमुख विषय रहे। उन्होंने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा इन चर्चाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा रही और क्षेत्रीय घटनाक्रम पर सभी देशों ने अपने विचार साझा किए। बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाओं के संबंध में पूछे गए प्रश्न पर प्रवक्ता ने कहा कि दोनों देशों के बीच विकास सहयोग कार्यक्रम आपसी परामर्श के आधार पर संचालित होता है और यह व्यवस्था आगे भी जारी रहेगी। अफगानिस्तान के कृषि मंत्री मौलवी अताउल्ला ओमारी की भारत यात्रा के बारे में उन्होंने बताया कि वह लगभग 1 सप्ताह भारत में रहे। इस दौरान उन्होंने कृषि मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री तथा विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा से मुलाकात की। इसके अलावा उन्होंने उद्योग जगत तथा कृषि क्षेत्र से जुड़े अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ भी विचार विमर्श किया। रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत और अफगानिस्तान के बीच दिल्ली और काबुल के बीच संचालित वायु माल गलियारे के माध्यम से वस्तुओं का व्यापार लगातार जारी है। भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी के प्रत्यर्पण के संबंध में उन्होंने कहा कि इस मामले में कानूनी कार्रवाई जारी है और उसके पूरा होने के बाद उसका भारत प्रत्यर्पण किया जाएगा। अमेरिका द्वारा लॉरेंस बिश्नोई और उसके सहयोगी गोल्डी बराड के विरुद्ध की गई कार्रवाई तथा कनाडा की रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रवक्ता ने कहा कि भारत ने इन घोषणाओं और टिप्पणियों पर ध्यान दिया है। उन्होंने कहा कि ये टिप्पणियां हाल में सार्वजनिक किए गए अमेरिकी अभियोग के अनुरूप हैं, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई संगठित अपराध गिरोह के सदस्यों की जिम्मेदारी बताई गई है। उन्होंने दोहराया कि आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, मादक पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी, अवैध हथियारों की तस्करी और ऐसे आपराधिक नेटवर्क समाज के लिए गंभीर खतरा हैं। भारत अपने साझेदार देशों के साथ कानून प्रवर्तन और सुरक्षा सहयोग को लगातार मजबूत करते हुए इन चुनौतियों से मुकाबला करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच आतंकवाद तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के विरुद्ध सहयोग लगातार गहरा
और प्रभावी होता जा रहा है। भारतीय पासपोर्ट व्यवस्था पर पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में रणदीप जायसवाल ने कहा कि पासपोर्ट अधिनियम 1967 और पासपोर्ट नियम 1980 के तहत भारत सरकार निर्धारित प्रक्रिया और समुचित सत्यापन के बाद भारतीय नागरिकों को पासपोर्ट जारी करती है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में देश के 8% से भी कम भारतीय नागरिकों के पास पासपोर्ट हैं। आइए देखते हैं विस्तृत प्रेस वार्ता। जो बयान आया अमेरिका की तरफ से, उस पर हमारी क्या सोच है। तो पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम लगातार नज़र रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के रास्ते सुरक्षित और आज़ाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, उसको हम लोग अभी भी उस पर उसको जोर देते हैं, उस पर बल देते हैं। और ये ज़रूरी है क्योंकि इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं, पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आज़ाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है। वी आर क्लोजली फॉलोइंग द डेवलपमेंट्स that are happening in West Asia. We continue to call for safe and unimpeded navigation and flow of commerce through the Strait of Hormuz. This is key for ensuring economic and energy security of people across the world. ईरानी दूतावास के जो डिप्टी चीफ हैं उनको हम लोगों ने विदेश मंत्रालय में तलब किया। तलब करने के बाद उनसे हम लोगों ने अपना कड़ा उनको विरोध जारी किया, क्योंकि आज कल के एक हमले में 2 जहाज़ों पर हमला हुआ है और माना जा रहा है ईरान की तरफ से हमला हुआ था, उसमें एक भारतीय नागरिक की जान गई है और साथ ही साथ कई एक भारतीय नागरिक अभी भी मतलब उन पे हमला के बाद वो क्षतिग्रस्त हैं। और 2 लोग ऐसे हैं जो कि काफ़ी जोखिम उनको हुआ है, उनका उपचार चल रहा है, उन पे काम लेकिन दोनों काफ़ी सीरियसली वो लोग घायल हैं। तो हम लोगों ने अपना विरोध उनको किया कि ये सब बंद होना चाहिए हमला। और इसमें हमारे खासकर जो कमर्शियल शिपिंग है, जिसका जो एक अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत इसका संचालन होता है, उसमें कोई किसी प्रकार की बाधा नहीं आना चाहिए। जो स्टेटमेंट जारी किया गया यूओ और यूएस उन सब के तरफ से, उसके बारे में आपका सवाल है, तो उस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, जहाँ तक भारत का प्रश्न है, साउथ चाइना समुंदर पर से लगा हुआ जो मुद्दा है, उस पर हमारा मत, हमारा पक्ष साफ भी है और लोगों को पता भी है। अंक्लॉस जिसके तहत समुद्र की चीज़ें और भी चीज़ें, इंटरनेशनल जो लॉ है जिसके तहत पर संचालन होता है, अंक्लॉस में दर्शाए गए अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप नौ वहन यानी नेविगेशन और उड़ान की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और ओवरफ्लाइट, समुद्र में अन्य कानून उपयोगों लेकिन लॉफुल यूजेस ऑफ द सी और बिना रुकावट के व्यापार को बनाए रखने में के महत्व पर हम जोर देते हैं। ये हमेशा से ये मत रहा है। हम इस बात की एक बार और पुष्टि करते हैं कि समुद्री विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से और अंक्लोस के अनुसार सुलझाया जाना चाहिए। हम यह भी दोहराते हैं कि 10 साल पहले मध्यस्थता ट्राइब्यूनल ने उन्होंने एक फैसला सुनाया था और यह फैसला एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, हम ऐसा मानते हैं। और यह संबंधित पक्षों के बीच विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने का आधार भी है। इस मुद्दे पर हम लोगों ने पिछले प्रेसर में भी हम लोगों ने बयान जारी किया था। देखिए, पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में चल रहे विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध और जबरन कब्जे वाले क्षेत्रों में दशकों से चल रहे शोषण, मौलिक अधिकारों का हनन और प्रशासनिक उत्पीड़न, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशन का सीधा परिणाम है और प्रमाण भी है। स्थानीय आबादी की जायज़ शिकायतों को समाधान करने के बजाय वहाँ का प्रशासन, वहाँ का सरकार ने अत्यधिक पुलिस क्रूरता
का सहारा लिया है। इसमें असहाय लोग, जिसमें महिलाएं भी हैं और बच्चे भी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। भोजन और दवाओं जैसी आवश्यक चीज़ों को रोका गया है। इंटरनेट ब्लैकआउट को लागू किया गया है और निहत्थे नागरिकों पर के खिलाफ घातक बल का प्रयोग करना भी शामिल है, जिसके परिणाम स्वरूप कई दुखद मौतें हुई हैं, जिसके बारे में आप जानते हैं। हम यह उम्मीद करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इन घोर दुर्व्यवहारों के लिए पाकिस्तान को जिम्मेवार ठहराएगी। पूरा ब्यौरा जो आप मांग रहे हैं वो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जो 2 जहाज़ जिस पे कल जब हमला हुई या आज सवेरे हमला हुआ, तो इन दोनों जहाज़ में 30 हमारे भारतीय नाविक थे और एक जहाज़ में जिसमें 12 लोग थे उसमें एक नाविक की मौत हुई है और दूसरे जहाज़ जिसमें 18 भारतीय नागरिक या नाविक थे, उसमें से 9 लोगों को घोर चोट पहुंचा है उनको, उसमें से 2 काफ़ी गंभीर रूप से घायल भी है। तो ये था ब्यौरा जो कल का या आज सवेरे का जब हमला हुआ। इसके अलावा कई एक मौतें जाने हमारे लोगों की गई हैं और मैं कह सकता हूं कि जितने भी देश हैं दुनिया में, उससे सबसे ज़्यादा जो कमर्शियल शिपिंग पे जो भी हमला हुआ है, उस सबसे ज़्यादा नाविकों की हमारे देश की लोगों की जान गई है। अब मेरे पास, मैं गलत आंकड़ा आपको नहीं देना चाहता हूं, लेकिन एक जहाज़ के बारे में कितने जहाज़ हमारे वहाँ है और दूसरा कितने लोग वहाँ पर हताहत हुए, इसके बारे में जानकारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद मैं आप तक पहुँचाऊँगा। उसके बाद आपने विदेश मंत्री के दौरा की बात की। सो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ही विजिटेड 4 countries in the Gulf region. In each of those countries, in Qatar, Kuwait, Bahrain and Oman, he had extensive discussions with the leadership, including at the highest level. He also met with his counterparts in all these 4 countries and discussed several issues that are of interest, including trade, energy, investment. Energy was an important part of the conversation, and also they discussed the developments that are happening in West Asia and shared their perspectives on this particular issue. But yes, energy security remains a very important, was an important part of the conversations that he had in the Gulf region. Question regarding Shahid Beheshti Terminal. As I told you, we are closely following all developments that are happening in West Asia. On your question regarding development projects in Bangladesh, the development cooperation program that we have with Bangladesh, it is something that is done in mutual consultations, and that continues to be the case. Gautam, your question regarding statements or interview that was given by former Prime Minister. Now, on this particular issue, there is no change in our approach to the matter. Any extradition matter is a legal issue, as you very well know, and it will be dealt with accordingly. Kalol, on the visit of the Afghan Agriculture Minister, yes, he was here for almost a week. He met with several of our ministers, with our Agriculture Minister, with our Food Processing Minister, also with the Minister of State in External Affairs, Sri Pavitra Margarita. He also had several business meetings with FICCI, with the PhD Chamber of Commerce, as also with several organizations, international and national, which are connected with agriculture in the country, including ICRISAT and several others. This was the 4th ministerial meeting that has happened since October with Afghanistan. Now, the question is, how do we trade? You would be aware that there is an air freight corridor which is in operation between Kabul and Delhi and Kabul and India, and through this air freight corridor, trading in goods is happening between Afghanistan and India. Mega, on the 15 people who died, a very tragic incident. We conveyed our condolences. We were in a position to swiftly undertake whatever we had to, and the mortal remains of those 15 people who unfortunately died in this tragic incident, they have come back home. One person, he is still recuperating. He's there, he's injured, he's there receiving treatment in Vietnam.
We understand that the local government has undertaken an investigation, and we are in touch with them to know more about this particular case as to what exactly happened in this particular issue and incident. Chandrakala, on cross-border terrorism, it has been our we have been calling upon Pakistan that they must irrevocably and credibly abjure cross-border terrorism at the earliest. First, regarding extradition of Nirav Modi, as we had said earlier as well, that legal proceedings in the matter are on, and once those legal proceedings are completed, then he will be extradited to India. Siddhant, on your question regarding the operation by law enforcement agencies in the United States, we have seen the announcements made by the US Department of Justice regarding the indictments and enforcement action against transnational organized crime networks operating across several countries. India has consistently maintained that transnational organized crime, terrorism, narco trafficking, human trafficking, illegal firearms trafficking, and related criminal networks pose a serious threat to our societies. India and the United States, as you are well aware, enjoy strong and effective growing cooperation when it comes to combating terrorism as well as transnational organized crime. Our agencies on both sides here in the here in India and those in the United States, they have been working closely over the years, and this cooperation continues to strengthen and deepen. The question about the comments made by the RCMP, we have noted the remarks made by the Deputy Commissioner of RCMP. These remarks are consistent with the recently unsealed US indictment, which attributes responsibility to the members of the Lawrence Bishnoi organized crime group. India remains committed to working with our partners in combating terrorism and transnational organized crime through close law enforcement and security cooperation. A question regarding IMEC. As we understand, IMEC is a project which was, which started when we had hosted the G20 summit here, and thereafter several pieces of that project, there have been conversations which have been going on, and several pieces of the project are coming together, and we will continue with this cooperation so that we can have this corridor between India through Middle East and linking up to ports in Europe ready, so that we can have more or stronger flow of commerce, trade, etc. between the countries, between India, between Europe and between Middle East. Raghvendra, your question about warning, I am not aware of that warning, but I can tell you that attacks have happened. Two of these ships were attacked close to UAE, and in that, unfortunately, we lost an Indian national, and several of them are injured. This is an evolving situation, so we'll have to wait and see how things shape. But on our side, we have been calling for de-escalation, restraint, and for people to take the path of negotiations, dialogue and diplomacy, so that we can ensure peace and stability in the region. First, regarding your question about extradition. So as in any extradition case, it is something that will be dealt with as per the established legal obligations and judicial processes that are applicable in this particular case. Your second question was regarding External Affairs Minister. In New York yesterday, he spoke about our support to Palestine. So let me tell you that a ministerial meeting of Palestine took place in Brussels on 13th, where Secretary CPV, who looks after this region, she represented India, and there again we conveyed our position on Palestine, that we stand for two-state solution, our continued support for it, as also we reiterated our commitment to being a long-standing development partner of Palestine. At the meeting, an External Affairs Minister also alluded to it. We have announced several new projects that includes on the health side, also on capacity building and rehabilitation, health, education and vocational training. So we want to do more. As also with UNRWA, we are an important partner, and we also want to do more for the Palestinian people through both bilaterally through our development projects
as also through UNRWA, multilaterally speaking. We have been contributing to UNRWA, and we'll continue to do that as well. So this particular meeting in Brussels was organized by the European Commission and the Palestinian Authority. We had several stakeholders who participated, and we conveyed our commitment to the Palestinian cause and to the Palestinian people. हम लोगों ने अपनी अभियान की शुरुआत की है न्यूयॉर्क में। इस कारण विदेश मंत्री न्यूयॉर्क गए। वहाँ पर उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की दावेदारी, जो कैंडिडेचर है हमारा 28 और 29 का, 2028 और 29 का सिक्योरिटी काउंसिल मेंबरशिप का, उसका कैंपेन उन्होंने लॉन्च किया। और आप देखेंगे उनके भाषण में तो 6 मुद्दे हैं जिसके ऊपर हम अपने कैंपेन को आधारित करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं और बताना चाह रहे हैं कि इस प्रकार से भारत सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए, विश्व कल्याण के लिए और विश्व की शांति के लिए किस प्रकार से काम कर रहा है। तो मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा उनके भाषण में। उनके भाषण में सब निहित है जिस चीज़ के लिए आज भारत दुनिया के सामने, दुनिया के पटल पे खड़े उतरता है। जहाँ तक समर्थन की बात है, हम तो चाहेंगे कि 193 मेरे ख्याल से जितने संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं वो लोग सब हमारा समर्थन करें और हम विजय भव होकर आगे आएँ। पश्चिम एशिया की बात की ब्रह्मा, अपने स्थिति चिंताजनक है और हमने इस चिंता को जताया भी है। साथ ही साथ में हम लोगों ने जो वहाँ पर हालात हैं, जो अभी हमले हुए हैं, उस पर हमने घोर चिंता और घोर उसकी निंदा भी की है। तो स्थिति अभी नाजुक है और चिंताजनक है। हाँ, तो हम लोगों ने देखा है कि ये बताया गया है कि एक विदेशी नागरिक को हिरासत में लिया गया है और शायद उनके कुछ इमिग्रेशन और दस्तावेज से संबंधित उनके पास उसकी कमी है, जिस कारण से उनको हिरासत में लिया गया है। बाकी विशेष जब छानबीन चल रही है उसके बाद पता चलेगा। सर नमस्कार, मैं नीरज दुबे प्रभा साक्षी से। सर, इस तरह की रिपोर्टें हैं कि भारत इस समय पेट्रोल संकट से जूझ रहे रशिया को पेट्रोल भेज रहा है, तो क्या ये रिपोर्टें सही हैं और अब तक कितना भेजा गया है या भेजा जाने वाला है? सर नीरज, देखिए, हमारे जो कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां हैं और इनको विश्व बाज़ार में काफ़ी महारत हासिल है। ये लोग अपना सामान विश्व के अनेक बाज़ारों में, अनेक देशों में बेचते हैं, ठीक है ना। तो और उसी माध्यम से कई अन्य देशों के साथ, और ये जो उनका निर्णय है, ये पूरा कमर्शियल डिसीजन होता है कि किसको बेचे, किस दाम पे बेचे, क्या प्रोडक्ट बेचे। तो ये कमर्शियल मैटर है जो हमारी कंपनियां, जो हालात, बाज़ार की जो हालात है और वैश्विक हालात है, उसको देखते हुए लेती है। ऑन द इशू ऑफ बाबेल मंडप, वी अगेन we emphasize the point and we have called that there should be unimpeded and safe navigation and flow of commerce through international waterways including the Strait of Hormuz. देखिए, भारतीय पासपोर्ट एक ऐसा दस्तावेज है जो पासपोर्ट अधिनियम 1967 के अनुसार भारत के नागरिकों के भारत से प्रस्थान को विनियमित यानी कि रेगुलेट करने के लिए भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। इसे एक स्थापित प्रक्रिया के तहत उचित सत्यापन के बाद जारी किया जाता है। भारतीय नागरिकों या किसी अन्य व्यक्ति को पासपोर्ट जारी करना पासपोर्ट अधिनियम 1967 और पासपोर्ट नियम 1980 द्वारा शासित होता है। वर्तमान में 8% से कम भारतीय नागरिकों के पास पासपोर्ट है। जहाँ तक वो सवाल की बात है, वो तो आपको जो उसे संबंधित जो संस्थाएं हैं उनके पास लेके जाना पड़ेगा ना। हम तो आपको बताया कि पासपोर्ट किस प्रकार से जारी किया जाता है, उसके बारे में आपको बता दिया। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।